स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज से हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर पहले सबसे डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि कौन क्या डेफिनेशन होती है इसकी। ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या बेसिकली, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम क्या करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि हम बोल सकते हैं जो केमिकल एनर्जी होती है, उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना। एक तरह से इसका हम स्टडी करते हैं इसमें, है ना, कि हम केमिकल्स की एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, है ना। फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो कि तुरंत हो जाए, मतलब जैसे हमने क्या किया कि NaCl हम बनाते हैं ना, सॉल्ट बनाते हैं, तब एसिड बेस क्या एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो जिसमें कि हम क्या करते हैं, वो जो रिएक्शन है, जैसे हम उसको दोनों को पास में लेके आते हैं, यानी कि एसिड को प्लस बेस को, तो वैसे ही दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना। तो ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इससे एनर्जी रिलीज करवाना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करवाना ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ओके, अब एंड द यूज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी हम इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। केमिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी ब्रांच जो है हम पढ़ेंगे इसमें, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव ए न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई केमिकल या प्रोडक्ट हमारे ऐसे चीजें होती हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वैसे नेचुरली क्या होंगे, नेचुरल तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल होंगे, बट अगर हम बात करें इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस अपने आप में खुद रखते हैं, जैसे HCl हुआ हमारा या NaH हुआ, NaOH हुआ, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करके रखते हैं अपने साथ में, और जैसे ही हम इनको डिसॉल्व करवाते हैं वाटर में, ये अपने चार्ज को शो करने लगते हैं। जैसे हम एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे NaCl हुआ, NaOH हुआ, या फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कि हम ले सकते हैं, CuSO4 हुआ, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, कंडक्टेंस क्या हुआ। तो कंडक्टेंस ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए, है ना। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, तो क्या होगा, ये सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मैटर्स जो कि कंडक्शन करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी का अपने अंदर से पास करवा दें। यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो ज्यादातर मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इसके बाद हम देखते हैं वेयर एज which do not allow electricity to pass through are insulators। ओके, यानी कि इसके बाद हम बोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करने देंगे अपने अंदर से, उनको हम बुलाएंगे इंसुलेटर्स। ओके, इसके बाद सेकंड टर्म है हमारे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा, देखो कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। यानी कि कितनी एबिलिटी होगी एक तरह से, मतलब कि कोई सॉल्यूशन होगा वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है, दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी, मतलब दूसरे, मतलब एक की कंपैरिजन सपोज करो कि ये 100 मॉलिक्यूल्स पास करवा रहा है ना, वैसे हम अगर दूसरे को ले लें तो ये 75 मॉलिक्यूल्स पास करवा रहा है। तो ये कंपैरेटिवली ऐसे हम सपोज कर सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या होगा, एबिलिटी होगी एक तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, है ना। इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या होगा हमारे पास, जैसे एग्जांपल हुआ, एग्जांपल है मेटल ग्रेफाइट एंड
सर्टेन मिनरल्स एक्सेट्रा, यानी कि जो कुछ मिनरल्स होते हैं और मेटल जो ग्रेफाइट है, ये एग्जाम्पल होते हैं कंडक्टेंस के। ये अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा सकते हैं, या फिर हम बोले कि कंडक्टेंस करवा सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें दूज विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू देम आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि डिकम्पोजिशन हो जाए, डिकम्पोजिशन के थ्रू जाए, है ना, अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास, यानी करंट जब भी पास होगा तब क्या होगा, इन पे डिकम्पोजिशन हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये ऐसे सब्सटेंसेस क्या नाम से जाने जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल हम पढ़ना चाहें तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर, फ्यूज्ड सॉल्ट्स एटसेट्रा, यानी कि ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। कौन कौन से, एसिड, एक बार से फिर मैं बता रहा हूँ, एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर, और अगर हम देखें नेक्स्ट वाटर में क्या होता है, मिनरल। इम्प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्योर वाटर की नहीं कर रहे हैं। ओके, ये क्या है हमारे पास, इम्प्योर वाटर में लिख देता हूँ यहाँ, इम्प्योर वाटर। ओके, इम्प्योर वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। इसके अलावा फ्यूज्ड सॉल्ट होते हैं ना, एटसेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होंगे, देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, रिजल्टिंग इन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, यानी कि जब भी वाटर में हम इसको लेके जाएंगे तो वैसे ये 100% डिसोसिएशन अपना कर देंगे, और जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, या फिर हम बोले कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये 100% कंडक्शन करवा सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है या कंडक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल सकता है। और अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं इसके एग्जांपल, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अगर हम देखें तो HCl, HNO3, H2SO4, है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो NaOH, KOH एटसेट्रा देख सकते हैं ना, जैसे। और इसके बाद अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, देखो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट फुल्ली ब्रेक इनटू आयंस, यानी कि ये 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। कोई बोल सकते हैं 50% हो गया, कोई 75% हो गया, कोई 80% हो गया, बस इससे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि 100% जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होगा। ओके, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो करवाएंगे, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे हम किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम होगा। ओके, तो यहाँ से हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि इसके एग्जांपल होंगे वीक एसिड्स और वीक बेसिस। ओके, तो यहाँ पर CH3 COOH HCN, या फिर H2CO3 H3PO4, है ना, NH4OH, ना, COH ट्वाइस एंड AlOH थ्राइस, ये सारे एग्जांपल्स हम इनके ले सकते हैं जो कि वीक हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा समझ लेते हैं इसको भी। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज इन सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या होगा, एक तरह से फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर का, और किसका, मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होगा एक तरह से, जो कि हम बोल सकते हैं क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइजेस इन सॉल्यूशन, यानी कि आयनाइज हो रहा है, यानी कि जैसे हम किसमें जैसे कि अगर सपोज करो कि हम वाटर में इसको डाल रहे हैं, है ना, तो वाटर में कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, कितना जो H पॉजिटिव है, या फिर बोले कि अदर जो नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो लगभग 1 के अराउंड ही इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखने को मिलेगी, और अगर हम देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी वो 1 से कम देखने को मिलेगी। ओके, अब इसके बाद फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को
अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का, यानी वीक है स्ट्रॉन्ग है ना, इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो साइज ऑफ आयंस, साइज पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा किस मतलब किसका साइज कैसा है ना। जैसे फ्लोरीन हुआ उसका छोटा साइज है, नेगेटिव आयन में अगर बात करें क्लोरीन है तो उसका बड़ा साइज है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। आप कैसे डिपेंड करेगा देखते हैं। देखो, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस एंड देयर सॉल्वेशन ग्रेटर द साइज ऑफ आयंस और सॉल्वेशन ऑफ आयन लेस इन कंडक्टेंस, यानी कि ग्रेटर मतलब ज्यादा बड़ा साइज होगा तो वो लेस कंडक्टिविटी शो कराएगा। ओके, यानी कि कंडक्शन उसमें कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, यानी कि इसकी विस्कोसिटी, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं गाढ़ापन, श्यानता हम बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये जो है हमारे पास विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक तरह से जो एक तरह क्या होगा, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है ना, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, विस्कस है या फिर फ्लूइड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं कि किस मतलब ज्यादा विस्कस होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है कैसे करवाएगा, और कम विस्कस सॉल्यूशन है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस टाइप से करवाएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस कंडक्टेंस, यानी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, यानी कि विस्कोसिटी क्या हो गया यहाँ से विस्कोसिटी, या फिर हम देखें कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इन दोनों को कि एक ही चीज होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, विस्कोसिटी, तो ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हम बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन इंक्रीजेस, यानी कि कंडक्शन क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही कंडक्शन ज्यादा होता जाएगा। ओके, अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, जैसे अगर हम देखें तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, है ना, तो मेटल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और नेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेटल है ना। इसके अलावा अगर हम देखें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करेगा, डिक्रीज होता है जब भी हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे कंडक्शन इंक्रीज हो रहा था, बट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस यहाँ पे कम हो रहा है, इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस होता है एक तरह का हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होगा, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रोक दे उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जो जैसे एक वायर ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है स्पीड से, काफी स्पीड से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम बीच में कुछ लगा दें इसके, ऐसा मैटर लगा दें या फिर ऐसी प्लेट्स लगा दें कुछ जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, या फिर खुद का ही रेजिस्टेंस ज्यादा हो किसी भी मेटल का, तो क्या होगा उसकी वजह से एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो पाएगा, यानी कि हिंड्रेंस उसमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये R इज इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं रो L अपॉन ए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस की, ओम। ओके, और अब हम अगर बात करें इनके टर्म्स की तो ये हो जाएगा R रेजिस्टेंस, L की बात करें तो लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जैसे अगर हम बात करें इसकी, है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ऊपर वाला टिप जो रहेगा ऐसे, तो वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, यानी कि मोटाई पे, ये वायर की मोटी मतलब वायर कितना मोटा होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो रो क्या है, रो होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो आइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बुलाते हैं हम इसको, तो ये क्या होगा हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, इट इज द रेजिस्टेंस when the separation between electrode is 1 centimeter and area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, जब हम अगर बात करें तो ये रेजिस्टेंस होगा एक तरह का। रेजिस्टेंस कब होगा, जबकि हमने इसको जो इलेक्ट्रोड होगा 1 सेंटीमीटर का हो, और दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो।
अब इसके बाद हम इसको मतलब फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। नॉर्मली हमने अभी अभी देखा था कि ए क्या है, एल क्या है और आर क्या है ना। तो ये हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा, एक तरह से ओम मीटर। ओके, ओम मीटर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ऐसा यूनिट इसकी हो जाती है रो की। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस डिस्क्राइब द इजी विद द with which current flow of conductors it is equal to the reciprocal of the resistance। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। कंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिस्क्राइब्ड द इजी विद द विच करंट फ्लो द कंडक्टर, यानी करंट जिसमें कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसके साथ में एक तरह से ये डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जी से इसको डिनोट करते हैं। जी हो जाएगा क्या, 1/r, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये रेजिस्टेंस के। इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स बोल सकते हैं या फिर महो बोल सकते हैं या फिर साइमंस बोल सकते हैं। ओके, तो इनके जो ऐसा यूनिट है वो तीन टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। क्या क्या होगा, ओम इनवर्स, मोज या फिर साइमंस। ओके, कंडक्टिविटी क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ना। कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा, है ना। ये क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा। ओके, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी कि हमारे पास रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का। सेकंड, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा कापा इज इक्वल टू 1/रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकालना चाहें तो क्या होगा, कापा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर ए, क्योंकि रो क्या है, रो हमें पता है क्या होता है, रो इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था आर ए अपॉन एल, ऐसे तो था। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये नीचे है, इधर से हम ये इसको निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको कापा को हम अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाहें तो जी एल अपॉन ए, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन पर मीटर या फिर महो इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ये सारी यूनिट्स इसकी हो जाएंगी। और ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हमारी साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर या फिर साइमन मीटर इनवर्स, ये हम इसको देख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हमारा सेल कांस्टेंट का। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, देखो, द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द two electrodes divided by the area of cross section A of the electrode is called the cell constant। यानी सेल कांस्टेंट के साथ में हम इसको मतलब सेल कांस्टेंट क्या होगा, द रेशियो होगा एक तरह का ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी दो इलेक्ट्रोड्स को जब हम सेपरेट करेंगे या डिवाइड करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से। ओके, एरिया यानी कि ये जो, जैसे हमने अगर ये वायर की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ऊपर वाला हम देख सकते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, और इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट। यानी कि इसको हम किससे, जी स्टार से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। जी स्टार विल बी इक्वल टू एल अपॉन ए, यानी कि इसको बोल देंगे हम सेल कांस्टेंट। अब इसकी अगर हम कंडक्टिविटी के बारे में अगर समझें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इसी के फॉर्मूला में अगर हम लगाना चाहें तो होगा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को हम अभी कर रहे थे डिनोट जी से, और इसको हम किससे कर रहे हैं, जी स्टार से, यानी कापा विल बी इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास सेल कांस्टेंट का हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है एक नोट आएगा हमारे पास। नोट क्या है, देखो, कंडक्टेंस कैन बी ऑब्जर्व बाय मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड आल्सो कैन बी फाउंड बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से भी हम कंडक्टेंस को आराम से निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन क्या है हमारे पास, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर इस टाइप के एक बात होता है, या फिर एक टाइप का सेटअप होता है जिसमें कि एक क्या होगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।